नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जिस वीडियो पे अभी क्लिक किए हैं ये वीडियो में दोस्त आज के क्लास में आप सीखेंगे साइंस के, जी हाँ, साइंस के क्लास नाइन्थ का चैप्टर 8, 9 और 10 हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों, जी हाँ, दोनों का मिलाकर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दोनों में का जो मेन क्वेश्चन है, दोनों में जो कॉमन क्वेश्चन था उसको हटा दिया गया है, लेकिन दोनों में से जो जो डिफरेंस क्वेश्चन था सारा ले लिया गया है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल क्वेश्चन लिया गया है और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एससीईआरटी और एनसीईआरटी से बेस्ट ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4.0 या 5.0 हो, अगर आप उसमें 9, 10 का टीचर बनना चाहते हैं या 6 to 8 का बनना चाहते हैं, 1 to 5 का या 11, 12 का साइंस आता है, तो डैट मीन्स ये वीडियो आपके लिए काम का है, क्योंकि ये सीरीज 6 क्लास से लेकर टोटल हम लोग कर रहे हैं इस सीरीज में 10वां क्लास तक का। तो 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9th अभी चल रहा है, इसके बाद 10th चलेगा। लेकिन कुछ लोग ईवीएस करना चाहते हैं 1 to 5 का, वो भी सीरीज चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1 to 5 का ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी एनसीईआरटी हम करा दिए हैं 3 क्लास कंप्लीट, क्योंकि 3 क्लास से स्टार्ट हो जाता है ईवीएस। 4 क्लास अभी चल रहा है, फिर उसमें 5 होगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सभी में स्टार्ट एक साथ हो जाएंगे। जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा तो फिर 1 to 5 का भी हो जाएगा, 6 to 8 का और 9, 10th का भी स्टार्ट हो जाएगा। साइंस का मतलब सारे सब्जेक्ट का मैं कर दूंगा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। आप इसके लिए निश्चिंत रहे, बस आपके साथ का जरूरत है और वीडियो पर विश्वास और भरोसा करने की जरूरत है। बहुत लोग को बहुत हल्के में ले रहे हैं इस किताब को, लेकिन जितने लोग ने अभी तक पढ़ा है किरण पब्लिकेशन का ये किताब, वो एक सीट तो इस लिया है जब भी एग्जाम दिया है, क्योंकि उसने पूरा अच्छे से तैयारी किया होगा। तो मैं पूरा किताब कंप्लीट करा दूंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें का मैं सिर्फ साइंस करा रहा हूँ, इसमें का साइंस भी करा दूंगा, टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका जितना प्रैक्टिस सेट है इसमें मैं अभी देख के भी बताता हूँ इसमें कितना प्रैक्टिस सेट है। मुझे 1 सेकेंड दीजिए। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। मैं 17 प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर भी है 2-3 सेट, यानी 17-18 प्रैक्टिस सेट है। मैं 18 का 18 दोस्त कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, भरोसा रखना पड़ेगा आपको। भरोसा किसी और पर नहीं, मेरे ऊपर, कि हाँ सर कहे हैं तो करा देंगे। हर चीज़ धीरे धीरे करा दूंगा, बस आपके साथ का ज़रूरत है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। चैप्टर का नाम है हमारा गति, यानी कि स्पीड कह सकते हैं, मोशन कह सकते हैं, मोशन ही कहिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। गति की एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग गति को एसआई मात्रक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का एक रेखा में चलना किसी गति का उदाहरण है। किस गति का? एक रेखा में चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एक रैखिक गति के नाम से जानते हैं हम लोग। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। सपोज यहाँ से यहाँ एक बिंदु है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ के सबसे छोटी दूरी ये विस्थापन हो गया। अगर आप ऐसे गए तो इसको दूरी के नाम से जानते हैं, लेकिन सबसे छोटा हुआ उसको विस्थापन कहते हैं। गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? गति में परिवर्तन को क्या कहेंगे हम लोग? खुद सोचिए, जरा सोच के बताइए। इसको त्वरण बोलते हैं। गति परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं और स्थान परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ध्यान रखिए दोनों में अंतर। त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे यह है मीटर प्रति सेकेंड, तो यह है गति का, लेकिन त्वरण का रहेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कर विस्थापन एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल वेग बताता है। चूंकि विस्थापन कहाँ है और समय कहाँ है तो वेग बताएगा। अगर यहाँ कहता है दूरी और समय तो चाल बताता। फिर से सुन लीजिए, दूरी रहता और समय रहता तो चाल, विस्थापन और समय है तो वेग। ये सब बात याद रखना है। वेग एवं समय के बीच के ग्राफ, अब इसमें यहाँ वेग आ गया और फिर समय आ गया, तो फिर ये विस्थापन बताएगा, सॉरी त्वरण बताएगा। फिर से समझिए बात को, मैं पूरा क्वेश्चन लाता हूँ। आपने देखा विस्थापन और समय है, तो विस्थापन जैसे ही कहेगा तो वेग हो जाएगा, यहाँ पे दूरी और समय कहेगा तो चाल हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ का ढाल है, यहाँ वेग आ गया, वेग और समय बताता है त्वरण को। एक वृत्तीय पथ पर विस्थापित होता है। वृत्तीय पथ पर विस्थापन होता है, विस्थापन शून्य होता है, क्योंकि वृत्तीय पथ में हमेशा आप वहीं पहुंच जाते हैं तो विस्थापन 0 हो जाता है। 72 किलोमीटर प्रति आवर का समतुल्य गति है। तो इसका एक टेक्निक है, मैं यहाँ बना के बता देता हूँ। वैसे न्यूमेरिकल का एक क्लास
मतलब एक नहीं कई क्लास आएंगे न्यूमेरिकल का, जिसमें पूरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल और बायोलॉजी में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। आप कहेंगे बायोलॉजी, तो जी हाँ आप देखिएगा बायोलॉजी का भी न्यूमेरिकल होता है। तो देखिए छोटा में जाना है, किलोमीटर से छोटा में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, ये तो टेक्निक है याद करने का। तो 18 चौक 72 और 4 पचे 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन कभी ऐसा रहेगा, अभी इसी को उल्टा मैं करता हूँ। सपोज करिए क्वेश्चन दे देगा 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर आवर में बताइए, तो 20 लिख लीजिए और इसको जाना है बड़ा में, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड से बड़ा यूनिट है किलोमीटर प्रति आवर, तो बड़ा से गुना कीजिए 18/5 से। 5 से काटिए 4 बार में 18 चौक 72, आंसर आ गया। यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। निम्नलिखित में से कौन गति का इकाई नहीं हो सकता? गति का इकाई नहीं हो सकता तो स्क्वायर वाला नहीं हो सकता। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड और फीट प्रति सेकेंड हो सकता है, क्योंकि इधर में सभी में ना सेंटीमीटर, मीटर, फीट ये सभी दूरी नापने का तरीका है। तो दूरी और बटा सेकेंड क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका गति। लेकिन स्क्वायर वाला त्वरण में चला जाता है, ये त्वरण का है, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन d है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, तो होता त्वरण क्या होगा? समझिएगा जरा। त्वरण होगा एक समान त्वरण, इसको बोलते हैं। जब भी जो विस्थापन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के हो जाएगा ना, उस समय क्या हो जाता है, मतलब जितना विस्थापन हो रहा है उसी हिसाब से समय चेंज हो रहा है, तो उसको एक समान त्वरण के नाम से हम लोग जानते हैं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, तो उस समय वेग क्या होगा? वेग आपसे पूछ रहा है, त्वरण नहीं पूछ रहा है, वेग के बारे में पूछ रहा है, वेलोसिटी। समय के साथ समानुपाती हो जाएगा वेग, समय के साथ समानुपाती, मतलब जैसे जिस रेशियो में समय बढ़ रहा है वेग भी उसी रेशियो में आगे बढ़ रहा है। किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण हो सकता है ऋणात्मक। जब हम ब्रेक लगाएंगे तो उसमें ऋणात्मक त्वरण हो सकता है पीछे की तरफ। करा दिए गए, गौर से सुनिएगा, वेग और समय ग्राफ दिया गया, वेग और इधर समय है, नीचे समय होगा, इसका मतलब लिखा नहीं है लेकिन समय होगा। ऊपर वेग दे दिया तो इधर समय होगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है और वेग में कोई चेंजिंग हो रहा है? वेग एकदम समान है, वेग समान है, समय बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप? तो शून्य कहेंगे। यहाँ पे त्वरण क्या हो रहा है? शून्य है, क्योंकि सेम वेग है सेम समय में, समय ऐसे आगे में बढ़ रहा है तो वेग भी सेम बढ़ रहा है। अगर हम इसको ऐसे ग्राफ को कर देते, इसका मतलब समय के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ता ऐसे ऐसे ऊपर में बढ़ते जा रहा है वेग, रफ्तार भी बढ़ रहा है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? एक त्वरण में क्या होता है? धनात्मक परिवर्तन होता। लेकिन ये ग्राफ को मैं ऐसे कर देता, आप समझते रहिएगा, मैं सारी बात बोल रहा हूँ, और समय बढ़ता वैसे वैसे देख रहे हैं, ये जो है समय नीचे में आ रहा है, तो समय के हिसाब से क्या हो रहा है? वेग कम रहा है, तो उस समय क्या होता है? ऋणात्मक क्या हो जाता? त्वरण हो जाता। बात समझ में आ रहा है? ऐसे समझना है इस सब बात को। एक रेखीय और एक ही दिशा में चल रहे वस्तु के लिए दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा? एक रेखा पर है, एक ही दिशा में चल रहे वस्तु के लिए दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछ रहा है, दूरी की जितना दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी जितना जाएगा उतना, क्योंकि एक ही दिशा में एक ही सीध में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 15 का आप 1 कह दीजिए, अनुपात 1:1 हो जाएगा। किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? स्थान में परिवर्तन हो रहा है, दिमाग लगाइए। किसी वस्तु का यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या हुआ? इस वस्तु में स्थान परिवर्तित हो रहा है, उसको गति बोलते हैं। गति ही तो बोलते हैं। स्थान परिवर्तन कैसे हो रहा है? समय के अनुसार स्थान परिवर्तन होते जा रहा है। जैसे यहाँ से वस्तु यहाँ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ धीरे 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 क्या हो रहा है? गति ही तो आ रहा है, उसमें स्थान बदलते जा रहा है, कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है कि ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो यह बता सकते हैं, दूरी मापने में किया जाता है ओडोमीटर का प्रयोग। ओडो से ऑटो याद रखिए, ऑटो में ओडोमीटर लगा रहता था दूरी नापने के लिए, स्पीड नहीं। समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है, समान वृत्तीय गति में त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, केंद्र की तरफ कह सकते हैं। समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा जो होता है केंद्र की तरफ होता है। विस्थापन समय ग्राफ में हमें क्या प्राप्त होता है? ऐसे है, अगर इधर मान ले डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, इधर समय है, तो ये विस्थापन और समय क्या देता है? ये
बेग देता है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है 19 का। चाल कह दीजिए लास्ट में। अगर बेग नहीं ऑप्शन में है, असल में क्या रहता है यहाँ पे, विस्थापन के जगह पर अगर रहता दूरी और समय ग्राफ तो क्या देता, चाल देता। लेकिन यहाँ पे विस्थापन और बेग हटा ही दिया, विस्थापन और समय ग्राफ से बेग मिलता है, लेकिन बेग भी एक तरह का चाल ही ना होता, इसलिए चाल आंसर यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा आपको। असल में इसका अच्छा आंसर होता है बेग, बट बेग तो है नहीं। बेग समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ देखिए बेग समय त्वरण प्राप्त होता है, बात समझ में आया। लेकिन विस्थापन भी मिल जाएगा, बेग समय ग्राफ से हमें विस्थापन भी निकाला जा सकता है। इसका आंसर 3 डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़का जी जो होता है, कैपिटल जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बच्चा को नहीं रहता लेकिन याद रखना है। 6.674 इंटू 10 के पावर -11 होता है। इसका याद रखने का तरीका 6.6 होता है ना, तो पावर में सेम चीज़ आएगा। यहाँ 6 होता है ना, 6.674 10 के पावर -11 होता है। बस इतने ध्यान रखना है कि यहाँ 6.6 होता है, इसीलिए यहाँ भी बराबर होता है माइनस में। लेकिन 6.674 इंटू 10 के पावर -11 कभी भी देगा ना तो यही अंतर देता है, इधर ही चेंज देता है। तो याद रखने का तरीका, इधर जैसे 6 देखिए तो इधर 11 याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है। दाब को पास्कल से ही नापते हैं, लेकिन पास्कल तो यहाँ दिया नहीं है, तो न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, ये नहीं होगा, केजी ये भी नहीं होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये गलत दिया हुआ है, आपको पता है, ये भी गलत है। यहाँ पे ये माइनस यहाँ नहीं लगना चाहिए, न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर, क्योंकि इससे हो ही गया। लेकिन अगर माइनस में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे इसको, ये सही है ना जी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का देखिए, दाब का मतलब प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या होता है, नीचे एरिया होता है और ऊपर में बॉल होता है, बॉल बटा एरिया होता है। तो बॉल न्यूटन से नापते हैं और एरिया मीटर स्क्वायर में नापाता है, तो यही ना हो गया जी, एन बटा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, आप यहाँ देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है पावर में, इसका मतलब हो गया बटा बटा 2 ना हो गया जी, ये गलत लिखा गया। बात समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ। इसका ये आंसर नहीं होगा, या तो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे होगा, या तो होगा न्यूटन और बीच में लाइन नहीं होगा -2 ऐसे। ये दोनों सही है, ये दोनों लिखने का तरीका सही है, यही दोनों होगा। ठीक है 22 का। 23 का रहा है, कागज की एक सीट, ठीक है, तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने से क्या होगा। कागज बाद में पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा पत्थर जमीन पर, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से उसमें घर्षण क्या होगा, हवा का घर्षण ज़्यादा होगा, इसलिए उसको समय ज़्यादा लग जाएगा, उसके रफ्तार को कम कर देगा घर्षण। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में कितना होगा, तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई 60 kg का है तो वहाँ 10 kg का होगा, 1/6 करिए, 10 kg का आप महसूस किया, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ से 6 गुना ज़्यादा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है। बात समझ रहे हैं ना, आसानी से समझा रहे। एक भी 24 तक में क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है अभी तक जो कि हाँ टफ हो या कुछ इस टाइप के उटपटांग सा हो, और आया भी है तो हम बढ़िया से आपको डील कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम पड़ता है, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो बल प्रेशर घट गया। बात समझ में आया। जब सो गए आप तो एरिया क्षेत्रफल बढ़ गया, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर कम पड़ेगा। तो 25 का क्या जवाब दीजिएगा। बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति के भार दोनों घट जाते हैं। क्लियर है बात। आप खड़ा है तो आपके पैर पर सारा भार आ रहा है, तो एरिया कम है, और ऐसे में क्या हो गया, बल का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया और व्यक्ति के भार दोनों घट जाता है। देखिए दोनों ऑप्शन सेम दे रहा है। देखिए बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल, बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाता है, व्यक्ति का भार दोनों घट जाता है। बताइए ये कौन तरीका हुआ। किताबों जो है ना, मैं बोला वो इसको याद रखिए, इसमें क्या लिखा छोड़िए, मैं फिर से क्वेश्चन पे बता देता हूँ आसानी से,
उतना माथा दर्द करने का जरूरत नहीं है, पहले समझिए बात। ऑप्शन ऊटपटांग सा लिख दिया है इधर उधर, लेकिन मेनली इसका आंसर यही होगा ना कि जब वो व्यक्ति खड़ा रहता है, जैसे लेटता है ना, तो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल नीचे बढ़ जाता है, जिससे प्रेशर घट जाता है। वही बात वो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर पहला में। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, उसके बीच की दूरी पर करता है, उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर, ये भी करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, ब्रह्मांड में उसकी स्थिति पर। क्या चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, ये भी इस पर भी करता है। आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड में उसकी स्थिति पर। कहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान का गुणनफल पर और उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, क्योंकि फार्मूला ही होता है कैपिटल G m1 m2 बटा r स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का ही ना फार्मूला है, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तब देख रहे हैं इस पर तो डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी दूरी पर कर रहा है, उसके बीच का दोनों के गुणनफल पर कर रहा है और नियतांक पर कर रहा है। यही से ना निकलता है टोटल आपका गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण पूछ रहा है पृथ्वी का क्या चीज़ पर निर्भर करता है। सोचिए, अभी मैं फार्मूला बताया उसी से आप पकड़ सकते हैं। आप करा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण, एक ही चीज़ ना सोच लीजिएगा। मन में आप सोच रहे होंगे एक ही चीज़, नहीं, दोनों दो चीज़ है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लग रहा है, उसको बोलते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण है कि एक पृथ्वी है और एक वस्तु है, इसके बीच में लग रहा है, सो है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है जो खींच रहा है। गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता? पृथ्वी के मतलब द्रव्यमान पर। नेक्स्ट कह रहा है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। ऊपर से गिरता हुआ वस्तु जो होता है, मुक्त रूप से गिर रहा है, तो उसका क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में ना उसका समान त्वरित गति होता है, उसका एक रफ्तार धीरे 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 बढ़ता जाता है, समान त्वरित गति उसको बोलते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित हुए उसका व्यास आधा हो जाए, डायमीटर आधा हो जाए, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आया? यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित हुए उसका जो व्यास है आधा हो जाता है, तो पृथ्वी का भार कितना हो जाएगा? तो देखिए, एक फार्मूला भी हम लिख रहे हैं, G बराबर m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो r क्या कह रहा है? आधा होगा। आधा होने का मतलब तो रेडियस भी आधा हो जाएगा। तब देखिए क्या घटना होगा, r/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा आप? देखिए फिर से मैं लिख के बताता हूँ, G m1 m2 और बटा के नीचे आया था अभी क्या, r स्क्वायर, इसके नीचे था 4। तो ये नीचे वाला पार्ट हटा दीजिए, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो गुना क्या हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना होना जाएगा। आंसर क्या डालिएगा? वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कहाँ से आ रहा है 4 गुना? फार्मूला G m1 m2 बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर के जगह पर आप r/2 डालिएगा, और r/2 डालने का मतलब है होल स्क्वायर करिएगा, तो ऊपर r स्क्वायर आ जाएगा। तो r स्क्वायर तो रह ही जाएगा फार्मूला का, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 4 गुना इसीलिए हो जाएगा। विभिन्न विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड स्वतंत्रतापूर्वक समान ऊंचाई से छोड़े जाते हैं। इन पिंडों के, देख रहे हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पिंड सफलतापूर्वक समान ऊंचाई से छोड़े जाते हैं। इन पिंडों के क्या होगा घटना? द्रव्यमान अलग अलग है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो नीचे ज़्यादा तेज़ी से आएगा। 30 का आंसर क्या कहिएगा? पृथ्वी का आकर्षण बल अलग अलग होगा उसका। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो जो अभी फार्मूला देखे तो उसमें G का मान है ना, तो इसका क्या मात्रक होता है? आपसे ये पूछ दिया है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। और समझ में आया?
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब इसको और किस तरीका से लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और के मात्रा पर -2। बात समझ में आया। जब ये लाइन हटाइएगा नहीं वाला लाइन, तो आप के ऊपर -2 दीजिएगा, तो ये कहाँ पे 2 नंबर में लिखा गया, देख लीजिए आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 32 नंबर कह रहा है किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। अभी हम निकाले भी थे 10 किलोग्राम हो जाएगा, 1/6 करना रहता है। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा बताइए 36 किलोग्राम को। अब एक चीज़ देखिए, आपको ना यहाँ पे ठग रहा है आपको आपको ना सोच रहा है कि आप कुछ गलती करें। यहाँ पे था द्रव्यमान 60 किलोग्राम, तो द्रव्यमान पूछा था तो 10 किलोग्राम आया था। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम भार है उसका, तो उसका भार कितना होगा, तो 6 किलोग्राम भार होगा। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्यूज़न, भार में चेंजिंग आता है, भार में चेंजिंग नहीं आता है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखा है, वही चीज़ समझने का मैं प्रयत्न कर रहा था। देखिए किसी वस्तु का यहाँ द्रव्यमान है, तो इसका आंसर में कोई चेंज ही नहीं आ, ये सेम रहेगा, चंद्रमा पर भी 60 केजी ही रहेगा। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, भार में चेंजिंग आता है, ध्यान रखिएगा। ये 36 है ना, तो इसका अंतर 6 होगा, लेकिन 60 किलोग्राम द्रव्यमान जितना रहेगा उतना ही रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा चंद्रमा पर जाके। क्लियर है, ये बात माइंड में रख लीजिएगा। मैंने थोड़ा देर पहले अभी 60 का मैं हड़बड़ में क्या कहा था, 10 कहा था, जो कि गलत था। 60 का 60 ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आता, आता है भार में सिर्फ चेंजिंग। क्लियर है, तो इसका 6 आंसर होगा। इसका बताइए, किसी पत्थर को एक भवन की छत से छोड़ा गया, वह 2 सेकंड में पृथ्वी पहुंच गया, तो भवन की ऊंचाई क्या है। 2 सेकंड में पृथ्वी पहुंच गया, तो भवन का ऊंचाई आपसे पूछ रहा है क्या होगा। दो सेकंड में पहुंचा है तो आप कुछ नहीं कीजिए, 9.8 होता है ना जी का मान, इसमें 2 से गुना करिए, 4 दूनी 16 के 6, 9 दूनी 18 के 19.6। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 नंबर 19.6 हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए किलोग्राम है, अब आपसे पूछ रहा है भार कितना होगा। ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ठीक है। 9.8 में ना आप गुना कर दीजिए क्या चीज़ से, 10 से, तो कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। इसका 4 आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि 10 किलोग्राम है, तो उस पृथ्वी पर भार अगर पूछा जाए भार कितना है, तो 98 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 9.8 में जितना भी रहता है द्रव्यमान उससे गुना कर दिया जाता है 9.8 से। कहा जाता है पृथ्वी के केंद्र से 12,800 किमी की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, सैटेलाइट वगैरह ऊपर करके डाला जाता है। तो 36 का जो जवाब देंगे ना, वो कहेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का ही, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का रहेगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर किसी ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही पूछा है, पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, पृथ्वी को आकर्षित करता है, पृथ्वी तथा पत्थर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उपयुक्त सभी कथन गलत है। नहीं 37 का आंसर क्या होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन पत्थर का मजबूरी है पृथ्वी की तरफ गिरते रहना, क्योंकि पृथ्वी में ज़्यादा पावर है खींचने का, लेकिन छोटा भी कण है वो खींचता है अपने तरफ किसी न किसी बल से। दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को
दुगनी कर दी जाए तो उसके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। फार्मूला फिर लिख देता हूँ, m1m2r²g। अब कह रहा है क्या किया आपने, दूरी दुगना कर दिया, यहाँ 2 लिख दीजिए, दूरी दुगना किया, अब स्क्वायर करिए इसका, तो 4r² आ जाएगा। तो 4 आने का मतलब क्या हो गया, 1/4 ना है, नीचे में ना 4 आया है, तो चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 38 का आंसर क्या कहिएगा, पहला नंबर 1/4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर समान होता है। नहीं, ये गलत है। हाँ, ये सही है, भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग बदलते रहता है, क्योंकि उसका सेंटर से डिस्टेंस उसका पृथ्वी का हर जगह समान नहीं है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान कितना होगा, कितना होगा, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर समान होगा, सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होगा। ये सही है, सभी उपग्रहों और ग्रहों और उपग्रहों पर समान होगा। यहाँ पे दोस्त कंप्लीट होता है आपका एक लेसन। मुझे लगा था जल्दी होगा, लेकिन नहीं, समय अच्छा खासा लिया, 26 मिनट लिया। आइए चैप्टर नंबर 9 को करते हैं। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बल का ऐसे मात्रक क्या है, बल को क्या चीज़ से नापते हैं, F बराबर m में होता है। तो m क्या होता है, F बराबर m है मास, यानी kg तो हो जाएगा, और kg क्या हो जाएगा, A फॉर एक्सेलरेशन होता है, तो मीटर पर सेकेंड, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। 1 मिनट, ये कैसे लिख रहा है, ये भी नहीं, ठीक है, ये सही, ए ही होगा, 3rd नंबर ही होगा। हमको लगा 4 भी इसी तरीका करेंगे, 4 अलग है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, गति का दूसरा नियम आपसे पूछ रहा है, न्यूटन का नहीं पूछ रहा है। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति का जो है दूसरा नियम और संवेग से संबंधित है। संवेग का सही मात्रक क्या होता है, संवेग का आपसे पूछ रहा है सही मात्रक, तो आप कहेंगे kg मीटर प्रति सेकेंड होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड। गति के कुल कितने नियम माना जाता है से पूछ रहा है आपसे, ठीक है। गति के कुल कितने नियम माना जाता है, तो 4 का आप कहेंगे 3 नियम माना जाता है। बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है, जितना झटका आगे पड़ेगा उतना ही पीछे का में झटका मिलेगा बंदूक वाला में, तो इसको कहेंगे तृतीय नियम है गति का। किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित होता है, किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका मतलब क्या बोला जाए उसको, हम संवेग कहेंगे संरक्षित रहता है, संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। संवेग बराबर क्या होता है, फार्मूला आपसे पूछ दिया, द्रव्यमान गुने वेग होता है, तभी तो फार्मूला निकल के आता है kg। संवेग का क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया, वेग का हो गया, और kg हो गया द्रव्यमान का, द्रव्यमान गुने वेग होता है संवेग का। किसी विलग निकाय में संरक्षित रहता है, कौन सा चीज़ संरक्षित रहता है, आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षित रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वेग v है तो उस पर संवेग कितना होगा, संवेग का आपसे फार्मूला पूछ रहा है, एक सेकेंड सॉरी मूव कर गया। किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, वेग v है, तो आपसे संवेग पूछ रहा है, तो क्या होता है m v हो जाएगा आंसर, है कि नहीं, यही ना फार्मूला होता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी का ½ mv², ये मत मार दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी आपसे नहीं पूछ रहा है। घर्षण बल हमेशा गति के लिए, गति के लगती है, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत उल्टी दिशा में लगती है, विपरीत दिशा या उल्टी दिशा एक ही हुआ में लगता है हमेशा घर्षण बल। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है आपसे पूछ रहा है। अब फोर्स ही है, फोर्स का होता है F बराबर ma, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो कहाँ है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, पहला ही है, तो 11 का क्या आंसर दीजिएगा, पहला दीजिएगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
एक वस्तु में बल लगने से उसकी गति परिवर्तित होती है, गति नहीं परिवर्तित होती है, त्वरण परिवर्तित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु पर अगर आप बल लगाते हैं उसमें गति में परिवर्तन आता है। जड़त्व का गुण किससे संबंधित है? गति से संबंधित है। नहीं, एक सेकंड रुक जाइएगा, इसका आंसर गलत है, इसका मात्रा कह रहा है। जड़त्व का गुण किससे संबंधित है? कोई वस्तु रुका है तो रुका रहता है, मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये गति से संबंधित है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है? संतुलित बल लगाने से वस्तु में क्या परिवर्तन हो सकता है? आकृति चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें विस्थापन आएगा नहीं, त्वरण वेग में कोई अंतर हो नहीं सकता है, तो उसमें आकृति बदल सकता है। संतुलित बल लग रहा है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? फोर्स का परिभाषा पूछ रहा है, किससे? परिभाषा, डिफिनीशन कहाँ से निकल के आता है? तो प्रथम नियम से ही डिफिनीशन निकलता है। किसी वस्तु के वेग को दुगना करने से उसके संवेग में क्या अंतर आएगा? तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने kg गुना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान गुने वेग होता है ना, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब कह रहा है किसी वस्तु के वेग में दुगना करने से, वेग इसको डबल कर दीजिए तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। संवेग भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर फिर स्क्वायर तो कहीं है नहीं। जब स्क्वायर नहीं है तो ये चीज़ लिखा हुआ है, इसको आप 2m प्रति सेकेंड लिख दीजिए, तो इससे क्या हुआ? पूरा चीज़ डबल हो गया ना, तो दुगना हो जाएगा उसका संवेग भी। द्रव्यमान भी कहेगा कि दुगना करने से क्या होगा? तो संवेग दुगना हो जाएगा। बल प्रति त्वरण, सॉरी, बल बटा त्वरण से हमें क्या प्राप्त होता है? बल फोर्स बटा ए, तो F बराबर क्या होता है? ma होता है ना, तो यहीं से तो निकाला, ये नीचे में ले आया तो ये क्या निकला? मास निकला, मतलब सॉरी द्रव्यमान निकला। हाँ, तो 17 का क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बल के नाम से जानते हैं। एक ऐसी गुण जिससे कोई वस्तु अपने अवस्था में बने रहना चाहती है, जड़त्व बोलते हैं उसको। जड़त्व के कारण कहता है कि भाई हम सूता रहे तो सुतले रहने दो, दारू पी लिए हैं। आगे कह रहा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल लगते हैं दो अलग अलग वस्तु पर, एक ही वस्तु पर, एक ही वस्तु, एक मिनट, दो अलग अलग वस्तु हो जाएगा। हम आपको मार रहे हैं तो आप हमको मार रहे हैं, ऐसा। तो ये चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट हुआ। आज के चैप्टर लास्ट कर लेते हैं, 10वां लेसन गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम लोग अच्छे से करके समझते हैं। सॉरी, गिर गया मेरा माइक, आ जाओ माइक ऊपर। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी के तरफ गिरना किस बल के कारण होता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था? कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया था? याद कीजिए उस आदमी का, न्यूटन साहब। फल गिरा, सर पे सेब और समझ गया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.6, यही ना होता है, 6.673 इंटू 10 के पावर -11। कभी कभी ये रहेगा 6.674 भी रह सकता है, इंटू 10 के पावर -11। इसका ट्रिक बताया था, यहाँ 6 है तो यहाँ पे सेम रहेगा 1 1, ऐसा करके याद रखने का तरीका है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसे मात्रक कितना होता है? जी का आपसे मात्रक पूछ रहा है, तो न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर। ये नहीं होता है न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर, हाँ यहाँ गलत है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर ये होगा, ये नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है। कैसे निकलता है? तो देखिए, ऊपर में होता है m1 इंटू m2, बात समझे? इसीलिए क्या हो जाता है आपका, निकल जाता है, इसको क्या लिखते हैं? एगो kg इसका, एगो kg इसका, तो kg 2 हो गया। ठीक है, ऐसे समझिए, मैं पूरा लिख के इसको बना के बताता हूँ। F बराबर हम लिखेंगे g m1 m2 बटा r स्क्वायर। हमको इसका निकालना है, तो ये इस पूरे पार्ट को जब उस तरफ ले जाएगा तो क्या फार्मूला होगा, उसको मैं लिखता हूँ।
तो जी बराबर हो जाएगा एफ गुना आर स्क्वायर, ऊपर जाएगा नीचे हो जाएगा m1 इंटू m2। एफ को नापते हैं न्यूटन में, तो यहाँ न्यूटन लिख लिया। आर स्क्वायर डिस्टेंस हुआ, दो गो डिस्टेंस के लिए क्या कहिएगा, मीटर स्क्वायर कहिएगा। तो ये ऊपर वाला का तो लिख लिया आपने, और ये बटा के नीचे ऐसे लाइन खींच दीजिए। और m1 m2 दो गो हो गया, m1 m2 तो एगो केजी तो केजी स्क्वायर ना हो गया, यही ना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसीलिए हमने इसमें टिक पहले मार दिया गलती से, लेकिन बाद में याद आया कि नहीं मीटर स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा। तो आप निकाल भी सकते हैं कभी कभी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, ये छोटका जी का बात पूछ रहा है आपसे। 9.8 क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी 9.8 के जगह पर 10 भी दे देता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। कह रहा है एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 kg है तो पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा। तो इसमें गुना कर दीजिए 6 से, 6 × 5 30 kg हो जाएगा। भार में चेंजिंग आएगा, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा। दाब कैसे है मात्रक, दाब का प्रेशर का, तो देखिए ऊपर में बल लगता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, क्योंकि एफ बराबर एफ बटा एरिया होता है। तो एरिया को क्या नापते हैं, एरिया को नापने का तरीका क्या है, 2 हो जाएगा ना एरिया के लिए, मीटर स्क्वायर हो जाएगा नीचे। तो ये हो गया। बल पर नोद, बल पर नोद बराबर क्या होता है, डैश गुने क्षेत्रफल होता है, बताइए 9 का। तो दाब गुना क्षेत्रफल होता है, क्योंकि अभी हम जानते हैं प्रेशर बराबर क्या होता है, तो F/A होता है। अब हमको बल निकालना है, तो ए को इस तरफ भेज देंगे, सही तो है। P गुना मतलब दाब गुना क्या आ गया, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, तो यही ना यहाँ पे लिखा मैंने, P गुना क्षेत्रफल, इधर बल आ गया, F आ गया। निम्नलिखित में से कौन दाब की इकाई नहीं है, तो पास्कल है, पास्कल में नापते हैं, ठीक है। न्यूटन फोर्स का है, ये भी है, टॉर भी है, mm ऑफ hg भी है, ये सभी है। mm ऑफ hg याद है, वो प्रेशर ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो प्रेशर ना हुआ दाब, तो टॉर भी है, TORR, mm ऑफ hg है, और p भी है, पास्कल भी है, ये सभी है। किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है, उत्प्लावकता पर आधारित है, उत्प्लावन का नियम उसको बोलते हैं। किसी वस्तु का तैरना। पानी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, ये याद रखना है डायरेक्ट, पानी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 12 का हो जाएगा आपका 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब पानी का अपेक्षिक घनत्व है, ये याद रखना है। हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है, वह किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, आपसे ये पूछ रहा है। आर्किमिडीज सिद्धांत बोलते हैं इसको। लैक्टोमीटर भी वही सब सिद्धांत पे काम करता है। किसी नियम से यह पता चलता है, किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ सकता है। कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा नियम बनाया था, आसानी से आप बता सकते हैं, पास्कल साहब थे, उत्प्लावकता का नियम देने वाले। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना घटता चला जाएगा। एक वस्तु को ऊपर जाने में t समय लगता है, तो उसे ऊपर से नीचे आने में समय लगेगा। ऊपर जाने में t लगा, तो जितना ऊपर जाने में लगा है उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। किसी वस्तु का भार पानी के अंदर घट जाता है, बस पानी के अंदर बढ़ जाता है, द्रव्यमान सेम रहता है लेकिन भार घट जाता है। दो कण के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी यानी d के किस संबंधित है, तो ये हो जाएगा 1/d² हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फार्मूला याद कीजिए, g बराबर हम क्या लिखते हैं, g इंटू m1 m2 बटा r² लिखते हैं। तो जब d कह रहा है तो नीचे ना आएगा, जी नीचे होता है ना दूरी का चीज़। द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान
दाब का मान द्रव में बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अंदर जाएंगे बढ़ता है। पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा, घटने लग जाएगा। तो यहाँ भी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर कार्य एवं ऊर्जा, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आप विश्वास कीजिए ये क्वेश्चन इतना काम का है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, इसलिए हम एकदम सीरियस होके दिल से इन चीज़ों को पढ़िए। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, कुछ दोस्त मित्र में शेयर कर दीजिए।